हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के लिए मैं जेल प्रहरी का जो पेपर आया था उसको कम्प्लीटली सॉल्व करा रहा हूँ। अभी तक मैंने लगभग 20-22 क्वेश्चन के करीब आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ। 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कहने का अर्थ। अब 22वें क्वेश्चन से आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इनके साथ साथ इनका हम डिटेल भी आपको समझाते जा रहे हैं, तो आप नोट भी करते चलिए और पूरा रिवाइज रखिए, क्योंकि इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएनओ का अंग नहीं है। यूएनओ का अंग नहीं है, विच इज़ नॉट ए ऑर्गन ऑफ यूएनओ। यूएनओ का अंग नहीं है, सदस्य देश की बात नहीं हो रही, क्योंकि सभी लोग जानते हैं यूएनओ में मेंबर तो 193 हैं, 193 देश सदस्य हैं यूएनओ में। लेकिन यूएनओ के ऑर्गन्स कितने? ऑर्गन्स केवल 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ के इन 6 अंगों में से 5 अंगों के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 5 अंगों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर माने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में, नीदरलैंड के हेग शहर में। इतना आप याद रखेंगे। तो यूएनओ के अंग जो 6 होते हैं, 6, उनमें से निम्न में से कौन सा अंग यूएनओ का नहीं है? निम्न में से कौन सा यूएनओ का अंग नहीं है? तो आप लोग तुरंत कह देंगे सर संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद। एक बार इसमें लोकसभा ऑप्शन था तो लोकसभा नहीं हुआ ना यूएनओ का अंग, क्योंकि संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, आप जानते हैं ना। अगर मैंने कह दिया कि निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति अंग नहीं माना जाता, ठीक है। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अंग हो, ठीक है ना। अगर ऐसा कहा जाए कि निम्न में से कौन सा संसद का अंग है, तो 3 होते हैं संसद के अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद के सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह आप कहेंगे कि यूएनओ के अंग में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 6 होते हैं। ये यूएनओ के अंग में इंक्लूड नहीं हैं। क्लियर है इतनी बात? एक बार पेपर में क्वेश्चन यदि भी आया था कि निम्न में से यूएनओ के किस अंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, तो सब लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नहीं है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर सभी लोग जानते हैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर है, ठीक है। और एक बार हमने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ियों पर स्थित है, रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन, ठीक। और यूएनओ के हेडक्वार्टर, यूएनओ के मुख्यालय का डिजाइनर कौन है? बालेस के हैरिस। और यूएनओ के हेडक्वार्टर के लिए ज़मीन किसने दान दी थी? यूएनओ के हेडक्वार्टर के लिए ज़मीन किसने दान दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने। तो अब आप मुझे बताएंगे कि यूएनओ का नाम यूएनओ किसने दिया? यूएनओ का नाम यूएनओ किसने दिया? और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि जो सुरक्षा परिषद है ना बिठाओ, सुरक्षा परिषद में वर्तमान में भारत इसका अस्थाई सदस्य बना है। सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य होते हैं, अस्थाई सदस्य होते हैं, और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 15। 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, जबकि अस्थाई सदस्यों को वीटो पावर नहीं है। अगस्त 2021 के लिए भारत इसकी मेज़बानी करेगा, मतलब सुरक्षा परिषद का सदस्य की मेज़बानी करेगा अगस्त 2021 में। और 2021 से 2022 तक के लिए भारत अभी इसका सदस्य बना है।
10 सालों बाद अभी सदस्य बना है। और भारत इसका अभी 8वीं बार सदस्य बना है, 8वीं बार। पहली बार 1951-52 में बना था। और आप लोग ये भी याद रखना कि महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि नेहरू जी की बहन थी। इतनी बात याद रखेंगे। और यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। और यूएनओ की महासभा में संगीत पेश करने वाली इंडियंस MS सुब्बा लक्ष्मी। और यूएनओ में पुलिस सलाहकार बनने वाली महिला किरण बेदी, भारतीय महिला किरण बेदी। और इस समय आप याद रखना कि यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के और 90 महासचिव हैं। यूएनओ के अभी तक एशिया से 2 महासचिव चुने गए हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एक यूथांड वर्मा और एक और कौन से, बान की मून दक्षिण कोरिया से। चलिए ज़्यादा हो जाएगा, पूरा यूएनओ ही पढ़ा रहा हूँ, बढ़ाना थोड़ी हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यूएनओ का अलग से हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो इतनी सब बातें हुई, तो आप लोगों को ऐसे तैयार होना चाहिए हर क्वेश्चन पर, ये नहीं कि 2 क्वेश्चन पढ़ के हम बैठ गए। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने ये पेपर लिया है कि आपको इसके बारे में एक एक बात क्लियर करा दें। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आप सभी लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि विजयनगर साम्राज्य जो स्थापित हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्थापित हुआ था 1336 में। और 1336 में इस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने की थी। और विजयनगर जो साम्राज्य बना था, इसका अर्थ होता है विजय का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने स्थापित किया था। और इसकी राजधानी मैंने कहा था कि हम्पी हस्तनावेती के अवशेषों पर यह बना था। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। क्या थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी? हम्पी। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन और लिखे, 3 ऑप्शन और हैं, उनकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हम। हैदराबाद इस समय 2 राज्यों की राजधानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, दोनों की संयुक्त राजधानी हैं। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। अगली बात आ रही है बेंगलोर। बेंगलोर आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और बेंगलोर के बारे में कई बार बता चुके हैं कि बेंगलोर ऐसा शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। क्या किया है? अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। और बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, विप्रो, इसरो और इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इनके हेडक्वार्टर हैं। और एक संगठन और है, उसका नाम आप लिख कर भेजना कि किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर बेंगलोर में। और बेंगलोर के बारे में जितनी भी जानकारी हो आप लिख कर भेजना। अमरावती, अमरावती आप सभी लोग जानते हैं कि अमरावती में बौद्ध स्तूप भी मिलते हैं। अमरावती के बौद्ध स्तूप फेमस हैं। और अमरावती सातवाहन वंश शासन करता था अमरावती में। और इस समय जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। बाद में हैदराबाद जो राजधानी हो जाएगी वो तेलंगाना की हो जाएगी और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। क्लियर है? इतनी बातें। और यहाँ पर 25वां हाई कोर्ट भी बना है, हाई कोर्ट भी अमरावती में स्थापित हुआ है। इतनी बातें क्लियर हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी लोग जानते हैं, ये गोदावरी नदी है। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी पर आप 2 बात याद रखना। गोदावरी नदी पर क्या है कि आंध्र प्रदेश में ही गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना है। गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना है। और महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना है। महाराष्ट्र में कौन सी परियोजना है बेटाओ? जायकवाड़ी परियोजना। पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश में और जायकवाड़ी परियोजना
महाराष्ट्र में। अन्य बातें लिख रही हैं, इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ कावेरी, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा गोदावरी। अब गोदावरी नदी त्रंबक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अब कावेरी जो नदी है वो तमिलनाडु में स्थित है और इस पर मुख्य रूप से दो बांध हैं, मैटूर और शिव समुद्रम परियोजना। मैटूर और शिव समुद्रम परियोजना, आप सभी लोग ये जानते हैं कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो 1901 में बनी थी वो शिव समुद्रम परियोजना थी, आप सभी लोगों को ये मालूम है। और स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना जो अमेरिका की टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। तो स्वतंत्र भारत की दामोदर और इंडिया की पहली नदी घाटी परियोजना शिव समुद्रम। एक बात और याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा है। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में पूछा गया है बेटा, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो कावेरी नदी पर मैटूर और शिव समुद्रम परियोजना जो कि तमिलनाडु में है। पेरियार पर आप सभी लोग जानते हैं, अभी चर्चा में था मेल्लू पेरियार बांध, मेल्लू पेरियार परियोजना और इडुक्की परियोजना। पेरियार को केरल की गंगा भी कहते हैं और केरल का पेरियार किसको कहते हैं? ईबी रामास्वामी नयंकर को केरल का पेरियार भी कहते हैं। अब कृष्णा की बात आती है। कृष्णा सभी लोग जानते हैं कि कृष्णा किसकी प्रजाति होती है? एक चावल की प्रजाति भी होती है और कृष्णा नदी भी है। ऐसे आप कई चीज़ों को जोड़ के याद कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप अपने पैटर्न पर भी उसको, एक हमारा पैटर्न होना चाहिए। आप लोगों के लिए कहा जाता है विनर्स डू नॉट डू वट दे डू डिफरेंटली। जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता लेकिन अलग प्रकार से करता है। विनर्स डू नॉट डू वट दे डू डिफरेंटली। शिव खेड़ा की पुस्तक के फ्रंट पर जीत आपकी पर यही बात लिखी हुई है, अगर आप उसको देखें तो कहने का मतलब हम लोगों को कुछ अलग ही प्रकार से करना है। जरूर नहीं है जैसे कृष्णा नाम आया आपके दिमाग में आ गया कि कृष्णा पर, और हमने क्या पढ़ा है, कृष्णा चावल की एक प्रजाति का नाम है। अब कृष्णा नदी की बात आए, देखिए मेरे कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, मेरे कंपटीशन में ये क्वेश्चन था MPPSC में कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, ठीक है, और किस राज्य में। तो उस समय जब था तो उस समय कंडीशन ये थी कि नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में था। अब ये तेलंगाना में हो गया। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है तेलंगाना राज्य में, और श्रीशैलम और अलमाटी परियोजना आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम और अलमाटी परियोजना। कृष्णा नदी पर याद रखेंगे श्रीशैलम और अलमाटी परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर है। इतनी बात कभी भूलेंगे नहीं। कृष्णा चावल की एक प्रजाति भी है, कृष्णा नदी भी है। नागार्जुन प्रजाति मतलब चावल की एक किस्म है, प्रजाति नहीं कहते उसको, किस्म कहते हैं, ठीक है। चावल की एक किस्म का नाम भी कृष्णा है। और तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध है। इतनी बात याद रखेंगे। पेरियार के बारे में हो गया, सभी के बारे में हो गया। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए खुसरो के पिता का क्या नाम था, ये क्वेश्चन बनता है। खुसरो के पिता का क्या नाम था, ठीक। तो अब ऐसे हम एक पॉइंट रटने से काम थोड़ी चल जाएगा कि खुसरो के पिता का नाम याद कर लिया हमने। सबसे पहली बात, आप लोग मुग़ल बादशाह का क्रम तो सभी को याद होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद में उत्तरवर्ती मुग़ल आए थे, लेकिन अंतिम बहादुर शाह जफर द्वितीय, अकबर द्वितीय भी मिलेगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। मेन रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 मुग़ल बादशाह को मुख्य रूप से पढ़ा जाता है भारतीय इतिहास में। इंडियन हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में ये 7 मुग़ल बादशाह को पढ़ा जाता है। ज़रा एक मिनट ये देख लें कि आप लोगों को ये
वीडियो में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल राइट। थोड़ा सा और किसका आ रहा है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर द्वितीय, इन सभी के मकबरे में पढ़ा चुका हूँ। बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में तो कई बार बता चुके हैं। जफर नाम से कविता लिखता था। 1857 के विद्रोह के समय ये मुग़ल बादशाह था। एक अकबर द्वितीय आते हैं। अकबर द्वितीय क्या करते हैं? राजा राममोहन राय को राजा की पदवी देते हैं। राममोहन राय को राजा की पदवी देते हैं अकबर द्वितीय। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब, लॉर्ड कर्जन को कहते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। औरंगजेब को क्या कहते हैं हम? जिंदा पीर। इतनी बात याद रखेंगे। औरंगजेब का क्या नाम है? जिंदा पीर भी कहते हैं। और जहांगीर का वास्तविक नाम सभी लोग जानते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? ये अभी देखो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जहांगीर कौन था। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम वैसे सलीम था, ठीक है। और शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। खुर्रम, इतना याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला मुग़ल बादशाह जिसने 1526 में, अब आप ये बताएंगे कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? मतलब कौन सा युद्ध का नाम बताएंगे कि किसके साथ हुआ और कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर ने जब मुग़ल वंश की नींव डाली थी, ठीक है। तो बाबर के पुत्रों के नाम याद करना तो सरल है। देखो अस्करी और कामरान, माने अस्करी माने ऐसे राज्य किया मतलब काम किया और राज्य किया। अस्करी ही से हुमायूं और ही से हिंदाल। अस्करी ऐसे राज्य किया। अस्करी का से कामरान, आ से अस्करी हो गया, और ही से हुमायूं और ही से हिंदाल। तो हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कामरान, ये तो बाबर के पुत्र हो गए। तो कहीं पर अगर पूछा जाए कि कामरान के पिता का क्या नाम है तो बाबर, कामरान के भाई का क्या नाम है तो हुमायूं। याद रखेंगे ना, अस्करी, कामरान, हिंदाल, हुमायूं, ये चारों पुत्र बाबर के थे, ठीक है। बाबर के बारे में आप जानते हैं, गाजी की उपाधि धारण करता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है, और कलंदर, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर। अब शाहजहां के बारे में याद रखेंगे। देखो शाहजहां था ना, एक बात याद रखना कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और बहुत सारी इमारतों में पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। तो अब इसका एक पुत्र होता है, पुत्र तो इसके शाहजहां के 4 होते हैं। 4 ही बाबर के हैं, 4 ही शाहजहां के हैं। तो शाहजहां के जो 4 पुत्र होते हैं उनमें सबसे बेकार पुत्र आप सभी लोग जानते हैं कि शाहजहां का पुत्र औरंगजेब होता है। तो औरंगजेब से वो क्या करता है? मुराद करता है कि मुझे बंदी ना बनाए, मुझे छोड़ दे। तो औरंगजेब, मुराद, 2 तो याद हो गए। औरंगजेब से क्या करता है? मुराद करता है, फरियाद करता है, मुराद जैसा नाम लग रहा है। तो शाहजहां के औरंगजेब और मुराद हो गए। अब शाह, इसका नाम है शाहजहां, तो इसके पुत्र के नाम में भी शाह जुड़ा है, शाह शुजा। क्या जुड़ा है बेटा? शाह शुजा। तीसरा पुत्र याद हो गया, केवल एक ही याद रखना है, दारा सिको। शाहजहां का पुत्र दारा सिको, ठीक है। दारा सिंह जैसा लग रहा, दारा सिको। यदि याद रखना है कि ताजमहल में दारा सिंह ने योगदान दिया, किसी प्रकार से अभी याद कर सकते हैं, कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि शाहजहां के पुत्र कौन कौन थे, तो दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद याद हो गए। और बाबर के अस्किया, अस्करी, कामरान और हुमायूं और हिंदाल याद हो गए। अब जो बचे 5 पुत्र मैन, वो जहांगीर के हैं 5 पुत्र। जहांगीर के 5 पुत्रों के नाम रखेंगे, याद रखेंगे, खू, शहर, पर जहां। देखो खू, शहर, पर जहां याद कर लें। कैसे याद करेंगे? खू, शहर, पर जहां, बस याद हो गया। तो खुसरो, खू से खुसरो, खू से खुर्रम,
शहरयार, परवेज और जहांदार शाह। तो ये जो 5 पुत्र हैं वो जहांगीर के हैं, ठीक है। खुकू, शहर, परजहां, तो खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज और जहांदार शाह, ये पुत्र हैं औरंगजेब के। और जहांगीर के पुत्र हैं। ये किसके पुत्र हैं? जहांगीर के। ये किसके पुत्र हैं? जहांगीर के। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि खुसरो किसका पुत्र था। क्वेश्चन आया है आप लोगों के लिए कि खुसरो किसका पुत्र था। तो अब आप गलत तो नहीं करेंगे। खुसरो जहांगीर का पुत्र था। तो इस तरह से ये मुग़ल बादशाह के पुत्रों के नाम याद हो गए। खुसरो जहांगीर का पुत्र था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कौन सा नगर मध्य प्रदेश में बौद्ध नगरी, या इसको हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, तो सांची को कहते हैं। सांची, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सांची के स्तूप प्रसिद्ध हैं। सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने। अशोक ने बनवाए थे। अब आप ये बताएंगे कि किस वंश के शासकों ने सांची के स्तूप के चारों ओर रेलिंग लगवाई थी। और मध्य प्रदेश के आप सभी लोग जानते हैं 3 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। एक खजुराहो के मंदिर, एक सांची के बौद्ध स्तूप, खजुराहो के मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं आप सभी लोग जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक कालीन हैं और इनकी श्री विष्णु वाकणकर ने खोज की थी भीमबेटका की गुफाओं की। अब आप लोग इन तीनों की ये सन लिखकर मुझे भेजेंगे कि ये तीनों किस किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। और एक बात और बताएंगे कि सांची के जो स्तूप हैं कितने रुपए के नोट पर यहाँ हैं। सांची के स्तूप जो बनाए गए हैं इस समय भारतीय मुद्रा पर, जो सांची के स्तूप हैं वो कितने रुपए के नोट पर हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 100 रुपीज़ के नोट पर क्या बना है? रानी की वाव बनी है, जैसे कि 100 रुपीज़ के नोट पर, जो कि गुजरात में स्थित है। उसी तरह आप बताएंगे कि सांची के स्तूप कितने रुपए के नोट पर हैं, ठीक है। मंगलयान कितने रुपए के नोट पर हैं, लाल किला कितने रुपए के नोट पर हैं, सभी नोटों के बारे में। और 20 रुपये के नोट पर क्या चिन्ह है, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं इसका भी आपके लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, नोटों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ठीक है। इसको आप लिख कर भेजेंगे। अगली बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो बिल्कुल याद रखना, वैसे मैं इस बार और बोलता लेकिन लंबा वीडियो बन जाएगा, थोड़ा सा याद रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी किया जाए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। 72 के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान है। 108 में संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। इतनी बात आप याद रखना, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए और नहीं बोल रहे। राष्ट्रपति पर पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है। एक क्वेश्चन और था, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था कि ऐसे राष्ट्रपति कौन है, ऐसे राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था। भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था। तो वो राष्ट्रपति हैं शंकर दयाल शर्मा। अब उन्होंने 4 कौन कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। शंकर दयाल शर्मा। बेटा ऐसे आप पढ़ते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कौन सा देश यूरोप महाद्वीप, इसका आंसर क्या आ जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, मैंने लिखा दिया, आप लोगों को समझा दिया। कौन सा देश यूरोप महाद्वीप का देश नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से यूरोप महाद्वीप का? तो आप सभी लोग जानते हैं पुर्तगाल यूरोप का है। वास्को डी गामा आए थे, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, लिस्बन। वास्को डी गामा आए थे 1498 में। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। अब यूक्रेन की राजधानी क्या आई आप ज़रा कमेंट करेंगे।
और मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो जो कि नील नदी पर है। अब काहिरा या कैरो को माने मिस्र को नील का वरदान भी कहते हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सभी में से यूरोप महाद्वीप का देश मिस्र नहीं है। तो मिस्र किस महाद्वीप का देश है ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। मिस्र किस महाद्वीप का देश है इसका जवाब आप भेजेंगे, अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। औरंगजेब के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो औरंगजेब के बारे में बता चुके हैं, जिंदा पीर भी कहते हैं। और औरंगजेब ने जजिया पुनः लगाया था, प्रथम बार भारत में जजिया, कल की वीडियो में चर्चा की थी। प्रथम बार भारत में जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और औरंगजेब ने पुनः जजिया लगाया। और औरंगजेब के समय में भारत में 20 प्रांत थे, 20। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जो मध्य प्रदेश में अनूपपुर में स्थित अमरकंटक से प्रवाहित होती है और टोटल लंबाई है 1312, लेकिन 1077 किलोमीटर एमपी में बहती है, ठीक है ना। कितना है? 1312 टोटल किलोमीटर ये लंबी है, लेकिन एमपी में 1077। तो ये नर्मदा की लंबाई हो गई, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। और भी कई फैक्ट हैं नर्मदा पर, अब वीडियो का भी लेंदी हो जाएगा इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। आपको ये सब बातें कैसी लगी आप कमेंट कीजिए और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।